2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों मैनिफेस्टो जारी किया था, तब कहा गया था, इनफैक्ट 2014 में भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। अब हम जब 2024 की बात करते हैं तो क्या ये रोज़गार मिले? देखिए, रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोज़गारी से हर कोई त्रस्त है। इनकी बात को अगर आपने ध्यान से सुना, जो जिन्होंने 2020 में परीक्षा देकर वो पास हो गए हैं, उनका रिजल्ट 2024 में आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, क्योंकि वो यूथ सेंट्रिक आज तक बन रहे हैं, तो कभी गेमर्स के साथ में वो मिलकर बातचीत करते हैं, कभी यूट्यूबर को अवार्ड देते हैं और वो बताते हैं कि वो यूथ के लिए बहुत काम कर रहे हैं। धर्म की राजनीति सब मैं पे डिपेंड है। आपने ऐड देखो, वॉर रुकवा दी पापा, तो ये भी तो है ना कि वॉर रुकवा दी है, तो आप तो बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ, वो बोल रहे हो विश्वगुरु है। 2014 और 19 के मैनिफेस्टो में था, 24 में चुपचाप इन्होंने गायब भी कर दिया इस मुद्दे को। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वाले थे। बाद में यही प्रधानमंत्री जी न्यूज़ के दफ्तर में जाते हैं और कहते हैं कि जो बाहर पकोड़ा बेच रहा है वो भी रोजगार है। तो ये भी पकोड़े बेचे क्या इतने साल पढ़ाई करने के बाद? या सिर्फ बच्चों को आश्वासन देती है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे इन बच्चों को किसी भी तरह की सुविधाएं है या तो रोजगार है, ये मिल नहीं रहा है। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों मैनिफेस्टो जारी किया था, तब कहा गया था, इनफैक्ट 2014 में भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। अब हम जब 2024 की बात करते हैं तो क्या ये रोज़गार मिले? साथ ही साथ भारत में जब आधे से ज़्यादा आबादी युवाओं की है, तो वो इस पूरे चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे कई युवा साथी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बैठे हुए हैं। और इनकी अगर बात करूँ मैं, तो ये महाराष्ट्र के अमरावती इलाके में हैं और ये सभी MPSC की परीक्षा दे रहे हैं। जैसे UPSC होता है वैसे ही MPSC होता है, उसकी परीक्षा दे रहे हैं। इनके क्या मुद्दे हैं? क्या जो टेलीविज़न चैनल पर, जो गोदी मीडिया पर दिखता है, क्या वो युवाओं के मुद्दे हैं? इंस्टाग्राम में जिस तरह से हम देखते हैं रील्स का इस्तेमाल किया जाता है, सोशल मीडिया में प्रोपोगंडा का इस्तेमाल किया जाता है, इन सारे मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। पिछले 5 साल में इनके लिए क्या कुछ हुआ वो भी पता लगाएंगे। इसमें से कई ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो इनके क्या मुद्दे हैं ये समझने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोगों से बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पहले आप अपना नाम बता दें, अगर हिंदी नहीं तो मराठी में बताएं, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँ। नमस्कार, मेरा नाम आंचल किशोर डवले है और मैं नागपुर से हूँ और अमरावती में कॉम्पिटिटिव की स्टडी के लिए आई हूँ। अच्छा, आप लोगों के लिए जो मुद्दे हैं वो क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए क्या है? और इस यूथ की अगर बात करें तो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जब हम कॉम्पिटिटिव की स्टडी कर रहे हैं, सो हमारे लिए ऐसे कि अभी MPSC ने जो कुछ डेट्स जारी किए नहीं है, एग्ज़ाम बहुत पोस्टपोन हो रही है। सो हमें ऐसा ही कहना है कि एग्ज़ाम उन्होंने टाइम टू टाइम शेड्यूल पे लेनी चाहिए, जिसकी वजह से अभी 2020 का रिजल्ट अगर 2024 में आ रहा है और 2000 पोस्टिंग कब जाएंगी, 25 जाएंगी, 26 जाएंगी, किससे क्या पता। मतलब अगर आप 2020 का रिजल्ट ही 24 में दे रहे हैं तो हम आगे हम तो पूरा मतलब इसमें चले जाएंगे ना, निराश हो जाएंगे। मतलब हमें समजेंगा नाही की आम्ही क्या करे। खरं तर पाहिलं गेलं तर MPSC आपण आपलं भविष्य चेंज करण्यासाठी म्हणतोय, पण त्या भविष्य बदलण्यासाठी जर आम्ही इथे येतो आणि आम्हीच निराशेच्या ह्याच्यात जातो तर काय आम्ही भविष्य बदलू शकणार? इन्होंने ये कहा कि हम अपने भविष्य को बदलने के लिए MPSC की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा ही भविष्य अधर में जाता है और हम निराश होते हैं तो हम भविष्य को कैसे बदलेंगे? देखिए, रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोज़गारी से हर कोई त्रस्त है। इनकी बात को अगर आपने ध्यान से सुना, जो जिन्होंने 2020 में परीक्षा देकर वो पास हो गए हैं, उनका रिज़ल्ट 2024 में आया है। 2020 में परीक्षा दी, 2024 में रिज़ल्ट आया, उनके पोस्टिंग कब देंगे पता नहीं है। ये कौन से विकसित भारत के हम बात करते हैं? लेकिन क्या ये लोगों के मुद्दे हैं? जैसे कि इन्होंने कहा, रोज़गार आप लोगों के लिए कितना बड़ा मुद्दा है, और जब पेपर्स ही नहीं हो रहे हैं, महाराष्ट्र सहित कई जगहों पर जो पेपर हैं, जिसको मराठी में पेपर फूटी कहते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसका आप पर कितना असर होता है? एक 12th फेल फिल्म आ जाती है, लोग कहते हैं अरे वाह वाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो स्ट्रगल है आप लोगों का इतने साल का, उसका कितना प्रेशर आप पर होता है, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी? महाराष्ट्र की बात की जाए तो अपन देख सकते कि महाराष्ट्र से ज़्यादा बिहार और यूपी में बहुत ज़्यादा कॉपी के प्रकरण हम यहाँ पर हटाड़ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो मैं अमरावती ज़िले की बात करता हूँ आपसे, तो अमरावती ज़िले में क्या हुआ है, मेरे को यहाँ के खासदार ऐसा बताओ कि 5 साल में एक काम किया, ऐसा मेरे को खासदार को बताओ ऐसा। और मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ, अमरावती एक विभागीय केंद्र है, यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है और ये एक
अमरावती दिल्ली गाड़ी नहीं है, अमरावती दक्षिण गाड़ी नहीं जाती। अमरावती महाराष्ट्र का 5वां 6ठा बड़ा शहर है। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से संतरा उत्पादक शेतकरी बहुत जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रकल्प नहीं है संतरा, और यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है। संतरा और फिनले मिल का काम चल रहा है, वो भी काम नहीं है। रेलवे वैगन कारखाना का एक है, वो भी काम पेंडिंग पे पड़ा है। सिर्फ यहाँ के खासदार जो है वो उद्धव साहब के जाते यहाँ पे मातोश्री पे और वहाँ पे हनुमान चालीसा बोलते, काम कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति चालू है यहाँ पर, कुछ काम नहीं किया है इसी खासदार से। ये जो इन्होंने खासदार यानी सांसद होता है, और इनका जो कहना है वो नवनीत राणा के बारे में कह रहे हैं, जो पिछली बार यहाँ से निर्दलीय चुनकर आए थे, इस बार वो बीजेपी से लड़ रही हैं। और इनका कहना है कि पिछले 5 साल में उन्होंने केवल जो राजनीति की है वो, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे को एंटी हिंदू कहते हुए उनके घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की राजनीति की थी। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। आपने सुना एयरपोर्ट से लेकर तमाम चीज़ों की बात की, लेकिन सर ये जो बात है कि धर्म की राजनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, क्योंकि वो यूथ सेंट्रिक आज तक बन रहे हैं, तो कभी गेमर्स के साथ में वो मिलकर बातचीत करते हैं, कभी यूट्यूबर को अवार्ड देते हैं और वो बताते हैं कि वो यूथ के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, खासतौर पर भी इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा उठाया, तो वोटर भी तो यही चाहता है ना, हिंदू मुस्लिम पर ही तो वोट हो रहे हैं। यहाँ पर तो पिछले साल दंगे भी हुए थे अमरावती में ही, तो इसी पर तो वोटिंग होती है, तो फिर ये मुद्दे कैसे उठेंगे? आप लोगों के लिए यही मुद्दे हैं? ये देखिए, जो हम यूथ है, हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई आए और जातीय धार्मिक प्रोपेगेंडा जो इस्तेमाल करे और हमारा यूज़ कीजिए। हमारी ये मानसिकता ही नहीं है। अब आपको हम एमपीएससी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो फील्ड से हम आ रहे हैं, हमारी एग्ज़ाम आज देखो जनवरी में उसकी एडवर्टाइज आ जाती और 2 महीने बाद 3 महीने बाद प्री हो जाती है, 3 महीने बाद मेंस हो जाती है और 3 महीने बाद रिजल्ट आ जाता। ये शेड्यूल 1 साल का है। लेकिन आप देखेंगे तो कोविड की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो टाइम टेबल है, कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन की जाती, कभी एखादा आरक्षण का विषय सामने आ जाता, फिर कोई कोर्ट में जाता, एग्ज़ाम का कोई एखादा मार्क्स एक क्वेश्चन रही है तो वो क्वेश्चन सही होता है, हम उसके लिए, और आयोग बोलता है, जो कमीशन है एमपीएससी कमीशन, ये बोलते हैं कि ये रॉन्ग आंसर है, हम उनकी पूरा जो सबूत है वो कोर्ट में दायर करते हैं, लेकिन तब तक टाइम चला जाता है। आपको बताने मैं ये चाहता हूँ कि एक एग्ज़ाम 1 साल में चलनी चाहिए, लेकिन ये जो सरकार की पॉलिसी है उसकी वजह से ये जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो 2 साल 3 साल एग्ज़ाम। अभी आपको बताता तलाठी भर्ती का, कुछ लोगों को ऐसा हुआ कि 200 को ऊपर मार्क्स मिले, उसको उन्होंने नॉर्मलाइजेशन नाम दिया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हम समझ सकते हैं कि समानाधिकरण, एक एग्ज़ाम हार्ड है, एक एग्ज़ाम इजी है, दोनों को स्टेट लेवल में लाना है, इसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। लेकिन उसके बाद देखा जाए ना कि इन लोगों को पोस्ट मिल गई, उन्होंने सेलिब्रेशन किया, बस 10 दिन में उनको ऑर्डर आनी है, तभी कोई कोर्ट में गया और कोर्ट में जिनको ऑर्डर मिलने वाली थी उनकी पोस्ट चली गई। मतलब आप देख सकते हैं, उन्होंने मतलब जश्न किया, गुलाल उधड़ा, लेकिन पोस्ट चली गई। मतलब मुझे आप ये बताइए, क्योंकि आप एमपीएससी की बात कर रहे हैं, जितने एमपीएससी के सीट्स होते हैं, भर्ती होनी चाहिए, उतने हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? आप ये भी कह रहे थे कि सालों साल पढ़ाई होती है, एग्ज़ाम होते हैं तो रिज़ल्ट नहीं आते हैं, रिज़ल्ट होता है तो कोर्ट में जाते हैं, तो इसका आप लोग पर कितना असर पड़ता है फिज़िकली, मेंटली, समाज में, पैसों में? सर देखा जाए तो 1 साल का शेड्यूल होता है। हमारे माँ बाप हमें ग्रेजुएशन 22 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, 18 से 22 तक, और 2-3 साल में हम एक आधी एग्ज़ाम पास करते हैं तो हमें 24-25 तक नौकरी लगने को होना, ऐसा एक सामाजिक प्रेशर रहता है हम पर। लेकिन क्या हो रहा है, कोविड की वजह से हमारे 1-2 साल तो ऐसे ही चले गए, और अभी ऐसी कंडीशन हो गई कि इलेक्शन आ गए, आचार संहिता की वजह से और एग्ज़ाम सामने चली गई, और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है, जो स्पर्धा परीक्षा का है। और उसमें से ये हो रहा है, हमें हमारे रिलेटिव पूछते हैं, आपका जमा नहीं किया अब तक, आपके लड़के का जमा नहीं किया, इसकी शादी कर दो, इसका वैसा कर दो। हमारी एक आधी सिस्टर है, उसको बोलते तुम्हारी लड़की को सिर्फ पढ़ाएंगे क्या, एग्ज़ाम वैसे निकलती नहीं, लड़की पास हो रही नहीं, उसकी शादी बना दो। मतलब ये जो सोशल प्रेशर हमारे माँ बाप पर आ रहा है, हम पर आ रहा है, और इकोनॉमिकल तो हम पूरे ख़त्म हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो लोक प्रतिनिधि है, जो कि हम एमपी बना के उनको भेजते हैं, इनका कोई तो भी अलग ही चालू है, धर्म की राजनीति, सब मैं पे डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज़ पर रोज़गार नहीं आया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि भाऊ साहब पंजाबराव देशमुख जो यहाँ के फर्स्ट एमपी थे और जो घटना समिति के मेंबर थे, उनकी एक शिक्षण संस्था है श्री शिवाजी शिक्षण संस्था। उनके शिक्षण संस्था में तब 1 लाख कर्मचारी और प्रोफेसर टीचर्स वर्क करते हैं। इनसे ज़्यादा किसी भी
किसी भी आदमी ने अमरावती में ऐसी डेवलपमेंट नहीं की। ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि 10 लाख बच्चे पढ़ भी रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ये भाऊ साहब पंजाबराव की देन है, लेकिन आज 70 सालों बाद इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आज बताते हैं कि हमने पीएम टेक्सटाइल पार्क लाया, लेकिन पीएम टेक्सटाइल पार्क कब बनेगा, कब? रेलवे वैगन कारखाना 2008 में आया था, वो प्रतिभा पाटिल ने लाया था, हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनका काम अभी भी चालू नहीं हुआ। पीएम साहब ने ऑनलाइन उद्घाटन किया, नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया, लेकिन अभी आप जाकर देख सकते हैं बडनेरा में वैगन फैक्ट्री शुरू हुई क्या, लेकिन वहाँ पे जो वर्क करेंगे वो अमरावती के करेंगे क्या? कि यूपी बिहार से लाएंगे तुम, अदर स्टेट से लाएंगे? हमको रोजगार चाहिए ना। संतरा हमारा सड़ रहा है, हमारा आदिवासी क्षेत्र कुपोषण की वजह से बच्चा मर रहा है, हमारी स्कूलें बंद हो रही है, इस पर कोई बोल नहीं रहा है। कोई नहीं बोल रहा। लेकिन आप लोगों के लिए मुद्दा है क्या? हिंदू मुस्लिम पे ही तो जीत रहे हैं ना, तो आप लोग क्या सोचते हैं रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है आप लोग? रोज़गार तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम जहाँ से आते हैं, पूरा रूरल एरिया से हम यहाँ पे आते हैं। जो अमरावती में प्रॉपर जो पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट है वो 90% सब रूरल एरिया से आते हैं। और जो आपने वो बोला ना पीएम गेमर से मिल के आते हैं, बाकी कुछ देखते नहीं, वो सिर्फ हम वो गेमर से मिलने आते हैं, हम उनको गेमर बोलते हैं। वो गेमर को क्या गेम सिखाएंगे? वो खुद ही गेम लेते हैं हमारा। क्योंकि हमारे जो मुद्दे, मैं मराठी में बोलता हूँ, आमचा जो मुद्दा आहे फक्त आम्हाला रोजगार द्या, शिक्षा द्या आणि हेल्थ हे फ्री द्या. बाकी कशावरही टॅक्स लावणार तुम्ही. GST लावला, आमचं सर्व त्याच्यात चाललं गेलं. नंतर आणि GST लावला. हां, मग नंतर हे आमचे जे लोकप्रतिनिधी आहेत, राणा, आमच्या इथून जे नवनीतजी राणा आहेत जे उभे आहेत, त्या जे सांगतात हिंदू मुस्लिम. आता त्यांनी एक मंदिर बांधलं. ते मंदिर बांधून आमच्या शेतकऱ्याचा किंवा आमच्या विद्यार्थ्याचा काय फायदा झाला त्याच्यात? मैं बता देता हूँ. इन्होंने कहा है कि देखिए आप गेमर से मिलते हैं, आप क्यों गेमर से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री? आपने देखा होगा कि गेमर से मिले, वो खुद गेमर है, हमारे जीवन के साथ वो खेल रहे हैं, हमारे जीवन के साथ वो गेम खेल रहे हैं, ये इनका कहना है. आप GST लगाते हैं, उससे परिणाम हुआ है. यहाँ की जो सांसद हैं वो मंदिर बनाती हैं, वो कहते हैं कि मंदिर से किसानों का क्या फ़ायदा होगा, इन यूथ का क्या फ़ायदा होगा. आप ठीक है, आप मंदिर बनाइए, लेकिन इनके लिए कोई क्यों कुछ नहीं कर रहा. लेकिन आप मुझे बताओ, ये जो आप लोगों के मुद्दे हैं, ये जो आपका गुस्सा है, हम भी जब बात कर रहे थे तब सबने कहा हम वहाँ पे भी जाएंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे. इसका असर आप लोग क्या चुनाव में देखेंगे? क्योंकि चुनाव में तो अभी दंगे भी हुए थे ना. पिछले साल यहीं पे अमरावती में दोस्तों जहाँ पर हम हैं वहाँ पर दंगे भी हुए थे. तो ये सब दंगा विंगा भी हो रहा है, इतने यूथ पढ़ रहे हैं, तो दंगे से प्रेरित होकर, मंदिर मस्जिद से प्रेरित होकर यहाँ पर वोट हो जाएगा, फिर ये मुद्दे कौन उठाएगा? देखो, हमें जहाँ तक राजनीति समझ में आती है तब तक ये मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी है. एक तो दंगे कराएंगे, नहीं तो हमला कराएंगे, नहीं तो हिंदू मुस्लिम कराएंगे, नहीं तो पाकिस्तान पर बम ब्लास्ट कर डालेंगे. और ये सब बोल देंगे कि देखो पाकिस्तान हम पर आया है और तुम हमारी तरफ टीका कर रहे हैं. ये ऐसे करके हमको गुमराह कर रहे हैं. म्हणजे एक मुद्दा लपून ठेवण्यासाठी दूसरा मुद्दा काढतात ते. एक मुद्दे को छुपाने के लिए दूसरे मुद्दे को उठा रहे हैं, ये आपका कहना है. अच्छा सर, मुझे एक ये बताइए आप कि सोचिए आप ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तो अगर यहाँ पर अमरावती में मैं ग्रेजुएट हूँ तो क्या नौकरी है, क्या कुछ यहाँ पर काम मिल सकता है? एक ग्रेजुएट बच्चा क्या नौकरी कर सकता है यहाँ पर, कि क्या ऑप्शन्स हैं? हे बघा, सर्वप्रथम जर मी सांगायचं म्हटलं तर मी एक ग्रामीण कुटुंबातील विद्यार्थी आणि मी स्वतः माझा उदरनिर्वाह म्हणजे पार्ट टाईम जॉब म्हणून करतोय. काय करताय तुम्ही? मी एका अकॅडमीमध्ये असिस्टंट म्हणून या पदावरती मी कार्यरत आहे. ठीक आहे. माझं जर सांगायचं म्हटलं तर सर्वप्रथम की MPSC या क्षेत्राला मी माझ्या आयुष्यामध्ये देव मानतो. कारण की या क्षेत्रामध्ये मी गरीब विद्यार्थ्यांना किंवा कचरा वेचणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मी इथं अधिकारी होताना बघितलेला आहे. पण गेल्या 2020 या वर्षी आमचा एक मित्र होता स्वप्नील लोणकर या नावाचा. त्या विद्यार्थ्यांनी असं सांगितलं की सर, MPSC क्षेत्र जे आहे ते एक मायाजाल आहे, कृपया याच्यामध्ये अडकू नका, याच्यामध्ये फसू नका. तर तुम्ही जे म्हणताय सर बेरोजगारी किंवा विश्वगुरू, आता आमच्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, राष्ट्रसंत गाडगे महाराजांची आमची ही कर्मभूमी आहे. आम्ही इथं राहतो. ठीक आहे. त्यांनी सांगितलं होतं की या भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे, हे असं काही दिसत नाही. क्यों सर, मैंने कुरान भी पढ़े है, मैंने कुरान भी पढ़े है, बस बात एक ही समझ में मेरी आई की मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना. सो मला ह्या कुठल्या विषयावरती बोलायचं नाही आहे. मला फक्त एका विषयावरती बोलायचं आहे की ज्याप्रमाणे UPSCच्या तारख्याबरोबर आपापल्या म्हणजे त्यांनी दिलेल्या वेळेत होता, त्याप्रमाणे MPSCने सुद्धा आपापले
रिझल्ट वेळोवेळी लावले पाहिजे, कारण की हे गरीब विद्यार्थी आहेत सर, बरोबर. इथे आता स्वतः माझी आई म्हणजे लोकांच्या शेतामध्ये कामाला जाते, 100 रुपये रोज आहे. माझी बहीण लहान माझ्यापेक्षा कर्माने मोठी आहे, ती पण दुसऱ्यांकडे कामाला जाते आणि मला पैसा पुरवते. मग आमचं आयुष्य कसं चालू आहे हे फक्त आम्हालाच माहिती आहे. सो सरकारला फक्त एकच रिक्वेस्ट आहे की ज्या एक्झाम त्या काळात आहे त्यांनी प्रॉपर वेळेत घेतल्या पाहिजे, आमचे पेपर झाले पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पेपर फुटी प्रकरण जे आहे हे कुठेतरी थांबवता आलं पाहिजे. तुमचं नाव काय? माझं नाव भारत मोहनराव खातरकर, राहणार जामगाव खडका, तालुका वरुड. तो ये भारत जी जो हैं इनका ये कहना है कि सबसे पहले जो है पढ़ाई कर रहे हैं एमपीएससी, उसे ये भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने देखा है छोटे से छोटे परिवार से आने वाले लोग, जो लोग कचरा बीनने का भी काम करते हैं, उनको अधिकारी बनते हुए देखा. लेकिन इनका कहना है कि 2020 से हालात ऐसे हुए हैं कि इसे एक मायाजाल के तौर पर देखा जा रहा है. ये खुद गरीब खानदान से आते हैं, माँ अभी भी दूसरों के खेत में 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम करती है. इनकी बहन इनसे छोटी है लेकिन वो बाहर जाती है काम करने कि इनको पढ़ाई के लिए पैसे दे सके. ये खुद पार्ट टाइम यहाँ पर नौकरी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं है. ये जितने लोग हैं ये इनकी कहानी. आपने 12th फेल फिल्म देख लिया, उसमें देख लिया एक जो शख्स है वो ठीक है वो चक्की और आटा में जाते हैं, फिर बाद में वो अधिकारी बन जाते हैं. लेकिन ये उन लोगों की कहानी है जो अब भी वहाँ से गुजर रहे हैं उन क्षेत्रों से. इनके बारे में कौन सोचेगा? ये मुद्दे क्यों नहीं आते? अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आए, बैठिए प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पर, चंद्रपुर में भी आए, बार अलग अलग जगह पे आए. कहीं पर उन्होंने कहा कि लोग नवरात्रि के दिन मछली खाते हैं, कहीं पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की तरह है, हिंदू मुस्लिम का बात किया, या विपक्ष जो है वो राम मंदिर में शामिल नहीं हुआ. आप लोगों के मुद्दे पर वहाँ पर बात हुई है या नहीं? और एज ए यूथ आप लोग क्या सोचते? क्योंकि अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में इतना प्रोपोगंडा फैलाया जाता है, उसका क्या असर पडता है आप लोगों को? सर सर्वप्रथम मी अमरावतीतला रहिवासी आहे आणि मी स्वतः मतदान केलं आहे 2019ला. माननीय नवनीतजी राणा यांना त्यांचं पाना हे मतदान चिन्ह होतं आणि तेव्हा मी मतदान केलं. सो तेव्हा पण त्यांचा मॅनिफेस्टो असाच होता की रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील किंवा रोजगाराची साधनं उपलब्ध होतील. पण मला सांगा अमरावतीमध्ये कुठल्या क्षेत्रामध्ये रोजगार आहे? आणि आम्ही उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून, जसं भरतदादांनी सांगितलं की आम्ही उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून, देव म्हणून या MPSCला बघतो. कारण की या MPSCच्या माध्यमातून आमचं किंवा आमच्या कुटुंबाचं भलं होणार आहे आणि आम्हाला रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. म्हणून या गोष्टीसाठी आम्ही MPSCकडे वळतो. पण इथे आल्यानंतर असं लक्षात येते की जसं मला सांगा राजस्थानमध्ये जेव्हा एक्झाम राबवल्या जाते तेव्हा तिथल्या एक्झामची फी 100 रुपये आहे. UPSC जेव्हा एक्झाम घेते त्या UPSCची म्हणजे पूर्ण भारतभरामध्ये UPSC एक्झाम घेते त्याची फी 100 रुपये आहे. पण जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये सरळ सेवेच्या जेव्हा भरती निघतात, तलाठी भरती आहे, जलसंपदा भरती आहे, या भरतीची म्हणजे या भरतीची जी फीज आहे ही 1000 रुपये आहे. मला सांगा सामान्य कष्टकरी शेतकऱ्याचा मुलगा किंवा गरीब एखाद्या कष्टकऱ्याचा कामगाराचा मुलगा, मला सांगा त्याला घरून म्हणजे इथं बेताची परिस्थिती असते हो. आणि मला सांगा बेताची परिस्थिती असल्यानंतर इथलं रूम भाडं आहे, इथलं मेसचं भाडं आहे, इथली लॅबची फीज आहे, या गोष्टींमधून पैसे उरत नाही आणि त्याने 1000 रुपये फीज अफोर्ड करावी कुठून? UPSC फक्त 100 रुपयामध्ये हे देते. आणि राहिलं धर्माची गोष्ट तर मला सांगा ही अमरावती जिल्हा आहे, ही अमरावती राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची, पंजाबराव देशमुखांची आणि संत गाडगेबाबांची कर्मभूमी आहे. या मातीमध्ये तुम्ही, या पवित्र मातीमध्ये तुम्ही जातीचं राजकारण करता, हे तुम्हाला खरं तर कुठंतरी थांबवायला पाहिजे. जातीचं राजकारण म्हणजे कार्ल मार्क्सचं म्हणणं होतं की धर्म ही अफूची गोडी आहे. धर्म तुमची वैयक्तिक बाब आहे, तुम्ही धर्माची पूजा करा, उपासना करा, तुमचं वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे. पण धर्माच्या नावावर तुम्ही राजकारण न करता, धर्माच्या नावावर तुम्ही वोट न मागता कुठंतरी आज मतदार जागृत झाला आहे तर त्याने रोजगाराच्या वतीनं हे करावं, मतदान करावं. तुमचं नाव सांगा. स्वप्नील काडे नाव आहे माझं. स्वप्निल जी ने ये कहा है कि 2019 में जो यहाँ की सांसद है जो अभी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाली हैं नवनीत राणा, तब वो एक निष्पक्ष या आप कहें कि इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार थी, वो जीती. उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि यहाँ के लोगों के लिए वो रोज़गार लाएंगी. अब 5 साल हो गए, ये अब भी यहीं पर हैं. इनका कहना है कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे, हम कैसे, जब यहाँ पर रोज़गार नहीं है तो हम लोग क्या करें. UPSC की जब पढ़ाई या एग्ज़ाम देते हैं 100 रुपये की फ़ीस होती है जो आपको भरना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए. यहाँ पर MPSC के लिए 1000 रुपये भरना पड़ता है. अब ये सब गरीब लोग हैं, इनका कहना है कि हमारे मेस का खाना होता है, हमारा लाइब्रेरी होता है, हमारे घर का किराया होता है, ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं. यहाँ पर रोज़गार उपलब्ध नहीं है तो पैसे कहाँ से लाएं? दोस्तों ये कौन सा विश्वगुरु की बात करें, हम ये भी पूछेंगे मैम. लेकिन ये तो कहा जाता है कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, हम लोग बड़े लेवल पर चले गए हैं, देश का विदेश में नाम हो रहा है, पूरा वॉर रुकवा दिया. वो आपने ऐड देखा, वॉर रुकवा दी पापा, तो ये भी तो है ना कि वॉर रुकवा दिया. तो आप तो बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ, वो बोल रहे हो विश्वगुरु है.
सर नक्कीच विश्वगुरू भारत बनावा ही आमची इच्छा आहे. पण भारताने विश्वगुरू होण्यासाठी फक्त एका सेक्टरमध्ये प्रगती करून होत नाही ना. सगळ्याच गोष्टीत प्रगती हवी. आणि भारत हा युवांचा देश आहे आणि इथले युवा जर सक्षम नसतील तर आपण कसं म्हणणार की ते विश्वगुरू होणार. पहिले तर रोजगार हा प्रमुख मुद्दा आहे. जर आम्ही स्वतःच्या पायावर स्टेबल नसणार तर आम्ही दुसऱ्यांना मदतीचा हात का देणार. इतर गोष्टीमध्ये होते ठीक आहे, आम्ही मान्य करतो की तुम्ही सगळ्या गोष्टीमध्ये करताय, पण जो मूळ आहे, जो बेस आहे, जे रोजगार आहे, जे अन्न वस्त्र निवारा हे बेसिक नीड आहे, त्या बेसिक नीडचं काय. आम्ही जर स्वतःचा इन्कम नाही राहणार, स्वतः स्टेबल नाही राहणार, आम्ही इंडिपेंडेंट नाही राहणार तर आम्ही कसं विश्वगुरू बनणार. आज आपल्या भारतामध्ये कुठलीही गोष्ट जर म्हटली तर ती आपण दुसऱ्या देशातून मागवतो. साधीशी गोष्ट आपण चायनाकडून घेतो. आपण भारत सगळ्या गोष्टी बनवू शकते का अजूनही, किंवा अजून इतर गोष्टी पण होत आहे का. ये बहुत अच्छा बताया आपने. मैं इनको ट्रांसलेट करता हूँ. मैंने इनसे जो पूछा कि हम तो विश्वगुरु बन गए, तो इन्होंने कहा ये कौन सा विश्वगुरु की आप बात कर रहे हैं जहाँ पर यहाँ के जो युवा हैं वही बेरोजगार हैं या उनके पास ही काम नहीं है. कुछ एक क्षेत्र में आगे बढ़ने से क्या हम विश्वगुरु बन जाते हैं. युवाओं के पास रोज़गार नहीं है. इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जब मुझे लगता है हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लाइट भी चली गई है. तो ये विश्वगुरु भारत में आप सभी का भी स्वागत है. लेकिन इनका यही कहना है कि जब यहाँ पर आपने आधी चीज़ें नहीं दी हैं, जब इनके पास रोज़गार नहीं है, बिजली जारी है, 21वीं सदी की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, 50 लाख रुपए का सेट लगेगा, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, गेमर्स से बात करेंगे. युवाओं का क्या, ये कह रहे हैं कि अब भी जब हम सामान लेते हैं, हर एक चीज़ अगर चीन से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, हम हर एक प्रोडक्ट नाही बना पा रही है. कौन से विश्वगुरु की बात करते हैं. मॅम तुम्ही मला सांगा मराठीत हिंदीत कसंही मी ट्रांसलेट करना है कि जैसे आप लोग इतने सालों साल पढ़ाई करते हैं. अब मैं जेंडर बायस नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ कि एक महिला जो पढ़ाई कर रही है MPSC UPSC और सालों साल जब परीक्षाएं नहीं हो रही तो समाज या घर वाले क्या कहते हैं. क्या शादी का प्रेशर बढ़ जाता है और किस तरह के प्रेशर्स रहते हैं, घर का क्या प्रेशर रहता है, ये भी बताइएगा. बिलकुल प्रेशर म्हणजे असं आहे की बाबा पेपर निघाला नाही, यावर्षी एक्झाम झाली तर विचारते नातेवाईक की बा काय लागला रिझल्ट. घरचे म्हणा, शेजारचे म्हणा, फ्रेंड सर्कलमध्ये म्हणजे विचारते ना रिझल्ट काय लागला. आणि तेच पेपरची आता डेट म्हटलं की समोर ढकलल्या जाते डेट. तर म्हणजे असं प्रेशराईज होते. लग्नासाठी एक मिनिमम एज राहते मुलींसाठी जे घरून दिले जाते. 25 खूप झालं किंवा 26 मे बी खूप झालं. देन मग घरी आई बाबा पण विचारते बा काय झालं, एवढ्या वर्ष झालं तू अभ्यास करत आहे, रिझल्ट का नाही येते तुझा. असंच बघ बाहेरचे म्हणा, घरचे म्हणा, सगळं प्रेशराईज करते. मग लग्नाचा एक वेळ येते तर बघ मुलगी स्वतःच्या पायावर स्टेबल नाही राहत. आणि म्हणजे असं आहे की मुलगी स्टेबल झाली तर स्वतःच राहते. देन मग मुलगी स्टेबल नहीं झाली तो मग एवढ्या वर्ष बाहर रहून काय केलं तू असं. बिल्कुल इनका कहना है कि देखिए प्रेशर तो रहता है क्योंकि सालों साल आप परीक्षा दे ही नहीं रहे हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं तो करें क्या. और घर वालों का एक एज लिमिट होता है कि 24 साल 25 साल ज़्यादा से ज़्यादा 26 साल तक अगर आपने क्लियर नहीं किया तो इनके ऊपर ही आता है कि आप कर क्या रहे हैं, आप इतने साल बाहर रहे हैं. तो ये परेशानियों को आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं. दोस्तों हम क्यों आए, ये युवाओं से आप बात करें तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है रोज़गार. 2014 और 19 के मैनिफेस्टो में था, 24 में चुपचाप इन्होंने गायब भी कर दिया इस मुद्दे को. 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने वाले थे. बाद में यही प्रधानमंत्री जी न्यूज़ के दफ्तर में जाते हैं और कहते हैं कि जो बाहर पकौड़ा बेच रहा है वो भी रोज़गार है. तो ये भी पकौड़े बेचे क्या इतने साल पढ़ाई करने के बाद. अमरावती में वैसे भी यहाँ पर कोई रोज़गार की इन्होंने जैसे कि मैंने कहा कि ग्रेजुएट अगर मैं होता हूँ तो यहाँ पर रोज़गार नहीं है. जब हम लोगों से बात करते हैं कोई तो मुंबई में है या तो कोई तो पुणे में है. हम हमारे वरिष्ठ पत्रकारों से भी यहाँ पर बात करेंगे तो उन्होंने भी हमसे कहा कि यहाँ पर ऐसे ही अगर चलता रहा तो आगे जाकर ये होगा कि जो बूढ़े हैं वो केवल अमरावती में रहेंगे या ग्रामीण हिस्सों में रहेंगे, उनके जो बच्चे हैं वो रोज़गार के लिए बाहर जाएंगे. और ये मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ जो डेवलप्ड स्टेट है. आप सोचिए बाकी जगहों पर क्या हालात है. जी सर आपने बोला वो पकौड़े बेचेंगे क्या, लेकिन वो ये ट्रेंड अभी आ गया है. जब MPSC करते करते जब सालों साल गुजर जाते हैं तब एक स्टुडंट क्या करता है, प्रेमाचा चहा असं करून एखादा हॉटेल टाकून देतो. D.Ed B.Ed चहावाला, प्रेमाची कॉफी, प्रेमाची कुल्फी, असेच म्हणजे हा ट्रेंड आला याच्यात. म्हणजे याच्यातून जर फेल्युअर झाले पोरं तर हेच असेच धंधे करतात. देखिए बहुत महत्वपूर्ण है. इन्होंने कहा कि MPSC की पढ़ाई कर रहे हैं और जब क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है तो कोई चाय यहाँ पर उसका नाम रखा जाता है प्रेम की चाय, प्रेमाचा चहा बोलते हैं उसके नाम से चाय कोई बेच रहा है. कोई यहाँ पर आपने क्या कहा कि D.Ed B.Ed चाय वाला, D.Ed B.Ed चाय वाला के नाम से यहाँ पर MPSC चाय वाला, ये ऐसे बोर्ड लगाकर चाय ही बेच रहे हैं. तो जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे वही रोज़गार मिलेगा और इसका ही आप डंका बजाइएगा विश्व भर में कि रोज़गार मिल गया है और ये मिल गया है.
आपने अभी विश्वगुरु की बात की, तो विश्वगुरु बनने के लिए पूरा देश का विकास चाहिए ना, एका केंद्रित थोड़ी, गुजरात का थोड़ी विकास चाहिए, पूरा देश का विकास चाहिए। और हम विदर्भ की बात करें तो विदर्भ सिर्फ नागपुर में विकास हुआ है, अमरावती, अकोला, यहाँ का 10 जिले, पूरे 11 जिले हैं विदर्भ में, तो फिर एक ही जिले का विकास करेंगे क्या आप? पूरे विदर्भ का विकास किया जा सकता है ना। सब विदर्भ का विकास के लिए तुम नागपुर का विकास नहीं कर सकते ना, ऐसा केंद्रित विकास नहीं चाहिए ना। ऐसे कैसे अपन विश्वगुरु बन सकते हैं? किसान के माल को भाव नहीं है, पूरे भारत में सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति चाहिए, ऐसे हम विश्वगुरु बन सकते नहीं है। जो इससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प आए थे तो अहमदाबाद में, तो हमने वो वॉल लगाई थी, जो उसके पीछे झोपड़पट्टी थी उसको कलर लगाया था, इससे हम नहीं बनेंगे ना। सही बात है। हाँ, आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि विकसित भारत की हम जब बात करते हैं तो अमरावती में मेडिकल कॉलेज नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कोविड के समय की बात थी जब यहाँ की एमपी नवनीत राणा जी और रवि राणा जी दोनों भी कोविड पॉजिटिव थे, तो उनको यहाँ से नागपुर लेके जाना पड़ा और नागपुर से मुंबई लेके जाना पड़ा। आप बात देख सकते हैं कि एमपी और एमएलए की ये कंडीशन है, तो सामान्य जो लोग हैं उनकी क्या कंडीशन होंगी वो समय आप समझ सकते हो। फिर भी इतना होने के बावजूद भी अभी भी अमरावती में मेडिकल कॉलेज नहीं है। जो सोई सुविधा मिल रही वो पीडीएमसी पंजाबराव भाऊ साहब देशमुख मेमोरियल कॉलेज और इरविन अस्पताल जिला सामान्य रुग्णालय, इसके अलावा जिले में कोई भी सरकारी अस्पतालों की डेवलपमेंट नहीं हुई है। बिल्कुल, सिर्फ मंदिरों की हो रही है, सिर्फ मंदिरों की डेवलपमेंट, मंदिरों की डेवलपमेंट हो रही है। और जो पॉलिटिकल विल पावर है वो अमरावती में बहुत ही ज़्यादा कमी आहे। जसं की जर तुम्ही सुरुवातीपासून जर इतिहासामध्ये जर डोकावताना पाहिलं तर औरंगजेब जेव्हा बादशाह होता तेव्हा तो पहिले म्हणजे दख्खनचा सुभेदार होता। सो म्हणून जेव्हा बादशाह झाला दिल्लीचा किंवा भारताचा जेव्हा बादशाह झाला तेव्हा त्याला दक्षिणेमध्ये खूप जास्त इंटरेस्ट होता। तसंच माननीय श्री नितीनजी गडकरी किंवा देवेंद्रजी फडणवीस यांनी नागपूर शहर हे खूप मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप केलं, पण या अमरावतीचा कोणी वारीसदार नाही आहे, या अमरावतीचा कोणी वाली नाही आहे। आज म्हणजे इथून या अमरावतीमधून जेव्हा राष्ट्रपती होतात देवीसिंगजी म्हणजे प्रतिभाताई पाटील जेव्हा राष्ट्रपती होतात तेव्हा पण विकास अमरावतीमध्ये झाला नाही आणि आज पण जेव्हा म्हणजे पॉलिटिकल विल पॉवर तर नाहीच आहे, पण विकासाची म्हणजे संधी इथं उपलब्धच नाही होत आहे आणि विकास नाहीच होत आहे। बराबर, इनका कहना है कि विकास हो ही नहीं रहा है। पहले प्रतिभा पाटिल जो हैं वो भी यहीं पर से आती हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है उनका, जो राष्ट्रपति रही हैं, तब भी विकास नहीं हुआ, अब भी विकास नहीं हो रहा है। केवल मंदिर बनाने से विकास नहीं होता है, विश्वगुरु कोई नहीं बनता है। हां सर, आप कुछ कह रहे थे? आपण म्हणतो सर भारताचा नाही का अर्थव्यवस्था 5व्या नंबरवर आलेली आहे, प्रत्येकाच्या हाताला रोजगार लागणार, प्रत्येक जर श्रीमंत होणार, पण माझ्या खिशात तर कधी पैसा आला नाही सर, मला अमरावतीतून पुण्याला जायचं होतं, नाही जाऊ शकत सर, नहीं हो शकत, कारण की सर हेच नाही ना, रोजगारच नाही सर। आणि जे MPSC काय करत आहे सर 2020चा रिझल्ट 24ला लागत आहे, समजा सर मला जर 21ची प्री द्यायची असेल तर 21ची प्री दिली तर डिसेंबरमध्ये मेस होणार सर, मग नाही का 22मध्ये त्याचा रिझल्ट लागणार, 23मध्ये पोस्ट देणार सर, 3 वर्ष लागते सलग त्यांना। तोपर्यंत काय करायचं? मी BSc केलं सर। अच्छा, तो इनको अगर यहाँ से पुणे जाना था, इनको पढ़ाई करने के लिए पैसे ही नहीं है, क्या करेंगे? और ये मैं रोज़गार की किसकी बात कर रहे हैं? मोदी जी आप बैठकर गेमर के साथ वहाँ पर बैठी है और ये जो इंग्लिश वर्ड्स का आपको मतलब पता है कि ये आप बताइए, लेकिन इससे इनके जितने भी परेशानियाँ हैं वो सुलझती नहीं हैं। संजय सर हैं हमारे साथ यहाँ पर, अमरावती में वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, जिसके साथ ही साथ पूरे महाराष्ट्र का भी ये नज़र रखते हैं। सर, इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर रोज़गार कितना बड़ा मुद्दा, अब यहाँ पर लोग कोरोना का काल भी लोग याद कर रहे हैं, कोविड काल भी याद कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि इतने सालों से देख रहे हैं, जो वोट करने जाते हैं लोग, तो धर्म के नाम पर हमेशा हम देखते हैं कि बंटवारा हो जाता है या जात के नाम पर हो जाता है। इस बार क्या माहौल है यहाँ पर? देखिए सर, मैं तो ये कहूँगा कि विदर्भ में शिक्षा के तो बड़े अवसर यहाँ पर है, स्कूल है, कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन बच्चों के लिए ये पढ़ाई करने के बाद जॉब जो मिलना चाहिए वो जॉब नहीं मिलती। आज अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में देखा जाए तो IT सेक्टर है, मैकेनिकल, सिविल, ये लड़के भी पुणे मुंबई में जाके उनको जॉब करना पड़ता, पुणे मुंबई हैदराबाद में। आज हर घर का बच्चा जो है वो पुणे मुंबई में जॉब करता है, और ये जो शहर है कुछ दिनों के बाद ऐसा ना हो जाए कि अमरावती ये जो शहर है केवल बूढ़ों का शहर रह जाए। साथ ही यहाँ जो गरीब तबके से जो लोग आते हैं उनके सामने एक तो यहाँ पे रोज़गार की कोई सुविधा नहीं है या इंडस्ट्री नहीं है, तो बच्चे वो पढ़ाई की तरफ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनकी जो हालत है वो हालत बेकार रहती है, माँ बाप का गांव में कुछ तो भी काम करते हैं, तो बच्चे यहाँ पर आकर, कई बच्चे ऐसे जो होटल में काम करते हैं, जो रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हैं,
और रात को पढ़ाई करते हैं। उसके बावजूद जब उनके पास रिजल्ट आता है तो रिजल्ट देखा जाए तो 3-3, 4-4 साल तक उसका रिजल्ट आता नहीं है, फेवरेबल रिजल्ट आता नहीं है। एमपीएससी का कोई टाइम टेबल नहीं है कि सही समय में एग्ज़ाम लेना चाहिए, रिजल्ट लगाना चाहिए, पोस्टिंग देना चाहिए। साथ ही साथ ये जो समस्या, ये समस्या केवल युवाओं की नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या भी है। क्योंकि अगर लड़की रहे या लड़का रहे, अगर उनका एज बढ़ता रहे तो माँ बाप के सामने उस लड़की की शादी की भी चिंता रहती है। अगर लड़की अमरावती में आई 21 साल में, अगर वो 2-3 साल तक पढ़ाई करती रहती है और उसके बाद में रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो यही सोचती है कि बच्चों की शादी कर देना चाहिए। एक तरफ माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की जो आज का जो विज़न है, ये विज़न युवाओं के बारे में सोचने के लिए मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ राम मंदिर रहे, मस्जिद रहे, या सिर्फ बच्चों को आश्वासन देती है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे इन बच्चों को किसी भी तरह की सुविधाएं है या तो रोजगार है, ये मिल नहीं रहा है। तो जब विजन ही आपका मंदिर मस्जिद का होगा तो ये क्या वोट देगा? अब मैं जाते जाते सबसे एक ही चीज़ पूछूंगा, इस बार के चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? धर्म, रोजगार कि कुछ और? आपके लिए एक एक शब्द में, एक एक वर्ड में अगर आप जवाब दें, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? रोजगार। रोजगार। आपके लिए? जी रोजगार। दारिद्र्य, बेरोजगारी। बेरोजगार। दारिद्र्य, बेरोजगारी, शिक्षण। शिक्षण आपके लिए? रोजगार। 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 धर्म की राजनीति छोड़कर सिर्फ रोजगार और युवाओं को कैसे आगे बढ़ा जाए ये सोचना चाहिए। रोजगार। आमच्या शासनाला एवढीच मागणी आहे संपूर्ण याच्याकडून की आयोगाने परीक्षा वेळेवर घ्याव्या. आम्ही आमच्यात कॅपेबिलिटी की आम्ही ते क्रॅक करू, पण तुम्ही वेळेवर घ्याव्या आणि रोजगार हा सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे. तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और इन्होंने कहा कि समय पर परीक्षा हो, ये मांग करते हैं। हमारे पास कैपेबिलिटी है एग्ज़ाम क्लियर करने की। रोजगार. रोजगार सर. रोजगार। तो रोजगार सोचे कितना बड़ा मुद्दा है, और अब मैनिफेस्टो से भी इसे गायब कर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, कहीं पर भी जाइए, नरेंद्र मोदी हो या उनके नेता हो, अब तो जो प्रत्याशी होते हैं उनके भी चेहरे पर यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है, सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा वहाँ पर लगाया जाता है और कहा जाता है कि धर्म को बचा रहे हैं, दुनिया में डंका बज रहा है, विश्वगुरु बन रहे हैं। और कभी इलॉन मस्क से मुलाकात होती है, कभी बिल गेट्स से मुलाकात करते हैं और आप लोग को लगता है अरे वाह, देश दुनिया में नाम हो चुका है। तो ये जो एक रियलिटी चेक है, ये हमने क्यों दिया आपको? ये इसलिए दिया ताकि आपको पता चले कि जो युवा हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, मैं अगर मुंबई में नहीं पला बड़ा होता, तो अगर मैं जो चैनल में काम कर रहा था, अगर सोचिए मैं किसी ग्रामीण महाराष्ट्र से आता, तो क्या उस चैनल में उस लेवल पे पहुंच पाता? नहीं। मैं वहाँ पर इसलिए पहुँच पाया था दोस्तों, जिस चैनल में भी था। देखिए लाइट भी आ चुका है, तो ये विकसित भारत है, कभी लाइट जाता है कभी आता है, ये होता रहता है जब हम बात करते हैं। वापस चला भी गया फिर भी आ रहा है। बहरहाल हम हमारी बात शुरू रखते हैं। क्योंकि मुंबई में अपॉर्चुनिटी है तो मुझे रोज़गार मिला, मैं शायद आगे बढ़ पाया। अगर यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी आए तो सब आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन ये बात कोई कर ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी हनुमान की प्रतिमा लगाने की बात इसी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ अमरावती में, वही किया गया। लेकिन इसके ज़रिए एक रियलिटी चेक देने की हमने कोशिश की है कि रोज़गार कितना बड़ा मुद्दा है। युवा गुस्से में है, युवा नाराज़ हैं, और युवाओं से लेकिन यही सवाल है, इसका क्या आप लोग वोटिंग के समय ये सारी चीज़ें सोचेंगे या फिर धर्म के नाम पे या किसके नाम पे हो जाएगा? जो अमरावती का विकास है वो अभी आपने देखा कि जब तक आप थे तब तक लाइट नहीं थी, अभी लाइट आ रही है। बिल्कुल, विकास हमने देखा ही है कि लाइट जा रही है, लाइट आ रही है। तो फ्लैश नहीं होना, हमको काम करने वाला होना। बिल्कुल, केवल काम करने वाला शख्स चाहिए, ऐसा कोई नहीं चाहिए जो केवल चमके फ्लैश हो। तो दोस्तों, ये युवाओं की हमने बात की। कोशिश हमारी आपको इन युवाओं की आवाज़ के ज़रिए ये बताने की थी। संजय जी से हमने जो बात की, हमारे आपको यही बताना है कि ग्रामीण इलाकों में हालात कैसे हैं। केवल कहीं पर कोई चरखा घुमा रहा है, किसी विदेश के शख्स को लाकर आप बैठ रहे हैं, जैसे कि कहा गया डोनाल्ड ट्रंप को लाते हैं तब आप गरीब बस्तियों को छुपा देते हैं। इससे आप कैसे विश्वगुरु बनेंगे? तो ये युवा हैं और ये युवाओं के रोज़गार के मुद्दे हैं जिसे हमने आपके सामने रखा। आप इसमें कितना कुछ समझ पाए हैं कि आपकी भी एम्पैथी ख़त्म हो चुकी है। सालों साल ये इसी तरह से काम करने को मजबूर हैं। आप चैनल बदल देंगे, आप वीडियो बदल देंगे, आप बोर हो जाएंगे, आप इनके बारे में भूल जाएंगे, लेकिन आपके लिए जो 10, 20, 15 मिनट का ये कंटेंट था, ये इनकी ज़िंदगी है। और इनकी ज़िंदगी के लिए जो पॉलिसीज़ बनने चाहिए वो शायद नहीं बन रहे हैं, इसलिए युवा गुस्से में हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। ये भी एक तरीके का स्टार्टअप ही है। अब ये स्टार्टअप यूट्यूब पर कितना चलता है ये हम भी कोशिश कर रहे हैं चलाने की। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। हम ये ज़मीनी मुद्दे लोगों से बात करते हुए इनके मन और इनके दिल की बात को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। मुंबई में स्टूडियो में बैठ कर नहीं, गाँव में, ग्रामीण इलाकों में ग्राउंड ज़ीरो पर आकर, ताकि आपको पता चले वो बातें जो शायद गोदी मीडिया या गोदी मीडिया के एंकर्स आपको नहीं बताना चाहते। फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।